तो इसको अपन फाइनली जो असेंबल है वो करना शुरू कर सकते हैं। ये होने वाला है एज यूजुअल इसका पार्ट 1, और इसके अंदर देखेंगे कि हम इंजन है उसको कहाँ तक रीबिल्ड कर पाते हैं। उसके अलावा जो बाकी का बचा हुआ काम होगा वो आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। और पार्ट 1 के अंदर गियरबॉक्स और लेफ्ट साइड का जो कवर है वहाँ तक का काम तो फॉर श्योर हो जाएगा, और उससे आगे कितना कर पाते हैं, मतलब इसके अंदर कितना ऐड कर पाते हैं वो देख लेंगे। तो बस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा जो इसकी रिबिल्ड है उसको स्टार्ट करते हैं। और रिबिल्ड में सबसे पहली चीज़ होने वाली है वो होने वाली है इन सारे पार्ट्स की जो साफ़ सफाई है वो आपको अच्छे से इनको क्लीन करना है। और फिर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होने वाली है जो कि आपका काम आसान करेगी वो होने वाली है पार्ट्स का अरेंजमेंट। और यहाँ पर मैंने इन सारे पार्ट्स को इस तरीके से अरेंज किया है जिस तरीके से ये इंजन में असेंबल होने वाले हैं। तो यहाँ से शुरू करेंगे, उसके बाद ऑल द वे ऊपर तक जाएंगे, फिर से यहाँ से शुरू करेंगे फिर से। तो इससे क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा टाइम है वो बच जाता है और असेंबली है वो जल्दी हो जाती है। ये चीज़ आप माइंड में रखें। और फिर हम काम करना शुरू करेंगे सबसे पहले हमारा जो एलएच साइड का क्रैंकेस है उसके ऊपर। और इसमें इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले एक बैरिंग जो कि यहाँ पर लगता है, आउटपुट शाफ्ट बैरिंग बोलते हैं इसको, कुछ इस तरीके का। और बैरिंग को इंस्टॉल करने के वैसे तो काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं एक जो मेथड है जो सबसे इजी है, जो ज़्यादातर लोग कर पाएंगे, उसको शो कर रहा हूँ। सबसे पहले बैरिंग में जिस साइड बैरिंग का जो नंबर है वो लिखा हुआ हो और उसका जो ब्रांड है उसका नेम लिखा हुआ हो वो ऊपर की साइड रखना है। और इसको यहाँ पर ड्रॉप करने से पहले थोड़ा सा इसकी जो आउटसाइड वाली जो रेस है उसको लुब्रिकेट करेंगे। और सेम प्रोसेस हमें जो ये वाला सेक्शन है जहाँ पर बैरिंग इंस्टॉल होगा वहाँ पर करनी है। उसके बाद बैरिंग को यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। और लुब्रिकेशन के लिए इस पूरी वीडियो में मैं जो ऑयल यूज़ करने वाला हूँ वो इंजन ऑयल होने वाला है। ये बजाज का 10W30 इंजन ऑयल है जो कि स्पेसिफिकली बजाज ने रिकमेंड कर रखा है ये जो इनके लोअर कैपेसिटी इंजन है उनके लिए। तो उसको मैंने एक कंटेनर है उसके अंदर रख रखा है और उसकी हेल्प से मैं जितने भी पार्ट्स हैं उनको लुब्रिकेट करने वाला हूँ। और बैरिंग को ड्राइव करने के लिए इसका जो आउटर डायमीटर है उसकी साइज़ का एक सॉकेट लेना है, उसको इसके ऊपर रखना है और उसके बाद एक मैलेट की हेल्प से इसको टैप करना है। ड्राइव करते टाइम आप एक चीज़ मेक श्योर करें कि ये इवनली ड्राइव इन हो। अगर एक साइड से ज़्यादा पुश हो जाएगा, एक साइड से प्रॉपर्ली पुश नहीं होगा, तो फिर बैरिंग है वो गलत डायरेक्शन में इंसर्ट होने लग जाएगा। चांसेस हैं कि बैरिंग इंस्टॉल ना हो, और अगर होगा तो वो जो क्रैंकेस हैं उसको डैमेज कर सकता है। और बैरिंग है वो पूरा प्रॉपर्ली सीट हो गया है या नहीं उसको चेक करने के दो मेथड्स हैं। या तो आप इसको जब टैप कर रहे हैं तब आपको जो साउंड आएगी उसमें थोड़ा सा भारीपन आ जाएगा, और अगर उस तरीके से आप चेक नहीं कर सकते हैं तो फिर आप इसको इस साइड से चेक कर सकते हैं कि इसकी बैरिंग की जो आउटर लिप है वो जो इसकी क्रैंकेस की वॉल है उससे प्रॉपर्ली सीट हो गई है या नहीं। और बैरिंग को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर एक स्पेसर लगता है, तो उस स्पेसर को प्लेस कर देंगे कुछ इस तरीके से। और साथ ही साथ ये जो नीडल बेरिंग है इसको लुब्रिकेट कर लेंगे, और ये वाली जो वाल है इसको, और इन सारे होल्स को जिनके अंदर या तो जो गियर शिफ्टर ड्रम है वो लगेगा या फिर उसकी जो शाफ्ट्स हैं वो लगेंगी। और जो बैरिंग हमने इंस्टॉल किया है अगर वो लुब्रिकेटेड नहीं है तो उसको भी कर लें। और अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि होने वाला है हमारा जो गियर बॉक्स है उसकी असेंबली और उसके बाद उसकी इंस्टॉलेशन। तो सबसे पहले इसकी जो असेंबली है उसकी बात करते हैं। तो आप लोगों के लिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने जितने भी गियर्स हैं उनके जो टीथ्स हैं उनका जो नंबर है वो काउंट करके यहाँ पर लिख दिया है। एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। वैसे जब मैं इनको इंस्टॉल करूँगा तब मैं बताऊँगा कि कौन सा जो गियर मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ उसके कितने टीथ हैं, तो आई थिंक वो उसमें कवर अप हो जाएगा एनीवेज। और अब एक और सवाल है जिसका मैं अभी आंसर कर देता हूँ, बिकॉज मैंने कमेंट में देखा था, आई थिंक एक या दो कमेंट्स ऐसे आ रखे थे कि कौन सा गियर कौन सा है वो तो नहीं बताया। तो इसमें मैं बता दूंगा और उसकी एक मैं ट्रिक भी बता देता हूँ जो कि आपको आइडेंटिफाई करने में काफ़ी हेल्प करेगी। तो ये हमारी इनपुट शाफ्ट है और ये इनपुट शाफ्ट के गियर्स हैं, ये हमारी आउटपुट शाफ्ट है और ये आउटपुट शाफ्ट के गियर्स हैं। तो इनपुट शाफ्ट में जो गियर सबसे छोटा होगा वो फर्स्ट गियर होगा, और जो गियर सबसे बड़ा होगा साइज में वो उसका फिफ्थ गियर होगा, जो कि इस केस में ये वाला है, ये फिफ्थ गियर है और ये फर्स्ट गियर है जो कि इनपुट शाफ्ट के ऊपर ही लगा हुआ है।
अब अगर ये 6th गियर होता तो वो 6th गियर हो जाता सबसे बड़ा, और अगर 4th होता तो 4th गियर हो जाता सबसे बड़ा। और आउटपुट शाफ्ट है उसमें इसका जस्ट अपोजिट है, जो सबसे ये है कि गियर्स के जो नंबर्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप जो गियर्स हैं उनको जज ना करें कि मतलब इसके जो टीथ की जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा है तो ये सबसे बड़ा गियर हो गया तो ये फर्स्ट गियर हो गया, ऐसा नहीं है। उसका एक एग्जांपल अभी दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये इनपुट शाफ्ट के 2 गियर्स हैं, ये है 4th गियर और ये है 5th गियर। और जैसा कि हमारा इनपुट शाफ्ट वाला रूल था, सबसे छोटा जो गियर है वो फर्स्ट होगा, सबसे बड़ा जो गियर वो 5th होगा। ये 5th गियर है, साइज में ये सबसे बड़ा है लेकिन गियर्स इसमें ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो गियर के नंबर हैं, जैसे कि ये 23 टीथ है, ये 22 टीथ है, उसके हिसाब से आप इनको अरेंज ना करें कि साइज़ के हिसाब से आपको जज करना पड़ेगा। जैसे कि इसकी साइज़ सबसे बड़ी है तो ये 5th हो गया, इसकी साइज़ आउटपुट शाफ्ट के केस में सबसे बड़ी है तो ये फर्स्ट गियर हो गया, क्योंकि आउटपुट शाफ्ट में उसका उल्टा होता है। और अब करेंगे इसकी असेंबली। उससे पहले एक और लास्ट स्टेप है, वो भी सुन लो। इसमें क्या है कि ये वाला जो गियर बॉक्स है, इसमें जितने भी ये वॉशर्स हैं और ये सर्कलिप्स हैं, ये सब सेम साइज की हैं। तो जब भी मैं बोलूं कि यहाँ पर एक वॉशर लगेगा तो आप कोई भी एक वॉशर लगा सकते हैं इस टाइप का, और जब भी मैं बोलूं कि यहाँ पर एक सर्कलिप लगेगी तो आप इस टाइप की कोई भी सर्कलिप लगा सकते हैं। और साथ ही साथ ये दोनों किसी भी डायरेक्शन में लग सकती हैं, मतलब इसको आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं और इस तरीके से भी, सेम सर्कलिप के साथ इस तरीके से भी लगा सकते हैं और इस तरीके से भी। तो अब सीधा इसकी जो असेंबली है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले जो आउटपुट शाफ्ट है उसकी बारी है। आउटपुट शाफ्ट को मैंने कुछ इस तरीके से होल्ड कर रखा है कि इस साइड इसका जो स्प्रोकेट लगेगा वो वाला हिस्सा है, और ये साइड है ये क्रैंकेस के अंदर जो बेरिंग है उसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। और अभी सबसे पहले ये वाली गियर लगेगी जो कि हमारा सेकेंड गियर है। 31 टीथ इसका जो टीथ काउंट है वो है। इसका जो एक खड्डे वाला सेक्शन है इसको इस साइड रखेंगे, जो प्लेन सेक्शन है उसको स्प्रोकेट की साइड रख के कुछ इस तरीके से लगा देंगे। उसके बाद बारी आएगी इसकी जो स्लीव है उसको लगाने की। तो स्लीव है उसको हमें कुछ इस तरीके से लगाना है कि स्लीव का जो ये वॉशर वाला सेक्शन है बस ये दिखे, जो स्लीव है वो हमारी जो गियर है उसके अंदर लग जाए। तो कुछ इस तरीके से हम इसको लगा देंगे। और इस वाले गियर बॉक्स में स्लीव है वो एक और है जो कि कुछ इस तरीके की दिखती है, लेकिन वो ये वाली जो शाफ्ट है इसमें जहां पर हमने वो स्लीव लगाई है उसकी जगह नहीं लग सकती, बिकॉज इसकी साइज है वो छोटी है। अब हमने गियर है वो लगा दी, उसकी जो स्लीव है उसको लगा दिया। अब ये जो दोनों पार्ट हैं इनको होल्ड करने के लिए हम यहाँ पर एक सर्कलिप लगाएंगे, और उसको लगाने के लिए मैं एक सर्कलिप इंस्टॉल करने के लिए टूल आता है उसको यूज़ कर रहा हूँ। इस टूल की हेल्प से जो सर्कलिप है उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेंगे, और उसके बाद उसका जो स्लॉट है वहाँ तक इसको लेकर के जाएंगे। और जैसे ही जो सर्कलिप है वो उसका जो स्लॉट है उसके अंदर इंसर्ट होगी तो आपको एक क्लिक की साउंड आएगी कुछ इस तरीके से, और ये हमारा गियर है ये लग चुका है। उसके बाद लगेगा हमारा 5th गियर। तो इसमें जिस साइड ये 3 टीथ बने हुए हैं वो साइड इस साइड लगेगी, बिकॉज ये साइड प्लेन है और हमें ये वाला जो गियर है इसको इंगेज करने के लिए कुछ चाहिए। तो इसके जो टीथ्स हैं उनको कुछ इस तरीके से अलाइन करके यहाँ पर लगा देंगे, और ये इसमें फिट हो भी रहा आप देख सकते हैं। अब ये इतना मूव करेगा यहाँ तक, तो ये इससे आगे ना जाए इसके लिए एक सर्कलिप है वो फिर से लगानी पड़ेगी इस वाले स्लॉट में, और इसको भी जब लगाएंगे तो क्लिक की साउंड आएगी। अब ये वाली जो सर्कलिप हमने लगाई है इसके अंदर कट बना हुआ है, ये पूरी प्लेन नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर ये वाली जो गियर है इसको लगाना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक वॉशर लगाना पड़ेगा, तो वॉशर है उसको लगा दिया। अब बारी है हमारी जो 24 टीथ की जो गियर है उसको लगाने की। वैसे ये जो 5th गियर वाली जो गियर लगाई थी ये 20 टीथ की है, आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। अब इसमें आप देख सकते हैं एक साइड स्लॉट बने हुए हैं, जिस साइड जो सेलेक्टर है उसके टीथ्स हैं वो इंगेज होते हैं, और एक साइड प्लेन है। अब ये वाला जो सेलेक्टर है इसमें इस साइड कुछ भी नहीं बना हुआ है, प्लेन है, तो जो प्लेन वाली साइड है वो इसकी तरफ रख देंगे कुछ इस तरीके से। अब हमें इसको लॉक करना है, लेकिन लॉक करने से पहले फिर से हमें एक वॉशर है उसको लगाना है, और वॉशर को जब लगा लेंगे तब इसको लॉक करने के लिए जो सर्कलिप है उसको लगाएंगे। सर्कलिप है वो अच्छे से लग चुकी है। अब बारी आती है हमारा 25 टीथ का जो गियर है, ये 4th गियर की गियर है, इसको लगाने की। तो ये वाली जो गियर है इसमें दोनों साइड 3 टीथ्स बने हुए हैं जो कि सिलेक्शन का काम करते हैं, लेकिन इसको हमें ये वाली साइड है ये इस साइड करके लगाना है। जिस साइड जो गियर है उसकी साइड जो टीथ्स बने हुए हैं उनको इस साइड रखना है। ऐसा क्यों है वो नेक्स्ट जो पार्ट लगेगा उसमें पता चल जाएगा। एक बार के लिए इसको जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से लगा देते हैं, और उसके बाद ये वाली जो गियर है जो कि हमारा 1st गियर है उसको लगाना है। ये 34 टीथ का है,
और इसको लगाने की डायरेक्शन भी सिंपल है। इसमें जिस साइड खड्डे वाला सेक्शन है उसको अंदर की तरफ रखेंगे और जिस साइड प्लेन साइड है उसको बाहर की तरफ रखेंगे। लेकिन इसको लगाने से पहले हमें एक स्लीव लगानी है और स्लीव में जो ये पोस्चर वाला जो सेक्शन है, जो कि स्लीव की जो साइज है उससे थोड़ा बड़ा जो सेक्शन है, उसको हम इस साइड रखेंगे जिस साइड स्प्रोकेट है, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद ये वाली जो गियर है इसको कुछ इस तरीके से लगाना है। जो हमने फोर्थ गियर वाली जो गियर लगाई थी उसको अगर हम देखते हैं तो ये इसके अंदर सही तरीके से इंस्टॉल हो रही है। और इतना जब आप इसको असेंबल कर लें तो उसके बाद आपको एक इस टाइप का वॉशर है उसको लगाना है। और इस टाइप के भी दो वॉशर्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो वॉशर लगेगा वो ये वाला होगा। अगर आप इसको लगाने की ट्राई करेंगे तो इसके अंदर काफ़ी प्ले आपको दिखेगी, और अगर आप इसको लगाएंगे तो ये प्रॉपर्ली लग जाएगा। तो इसी के साथ हमारी जो आउटपुट शाफ्ट है वो होती है कंप्लीट। अब करते हैं जो इनपुट शाफ्ट है उसको असेंबल। तो इनपुट शाफ्ट को कुछ इस तरीके से होल्ड कर रखा है अभी मैंने, कि इसका जो सेक्शन आरएच साइड में जाता है वो ये वाला है और जो क्रैंकेस में लगेगा वो ये वाला है। ये हमारा फर्स्ट गियर है जो कि जो शाफ्ट है उसी के अंदर फैब्रिकेटेड है। उसके बाद लगाना है फोर्थ गियर जो कि ये वाला है, और इसका जो टीथ काउंट है वो 23 टीथ्स है। इसको कुछ इस तरीके से लगाएंगे कि इसकी जो ये प्लेन साइड है ये यहाँ पर रहे, और जिस साइड ये कट्स बने हुए हैं जिनके अंदर जो सेलेक्टर के जो टीथ्स हैं वो आकर के लगते हैं वो इस साइड रखेंगे। तो इसको कुछ इस तरीके से लगा देंगे। उसके बाद ये फ्रीली मूव होता रहे उसके लिए हमें सबसे पहले एक वॉशर लगाना है, और फिर इसको इसकी पोजीशन पर लॉक करने के लिए एक सर्कलिप लगानी है। फिर ये वाली गियर लगेगी जो कि थर्ड गियर की है, और इसमें जो टीथ काउंट है वो 18 है। और इसको लगाने का तरीका कुछ इस तरीके से होने वाला है कि जिस साइड गियर है और 3 जो टीथ्स बने हुए हैं वो इस साइड रखेंगे, और जिस साइड गियर नहीं है सिर्फ 3 टीथ्स बने हुए उसको अंदर की साइड रखना है। इसको कुछ इस तरीके से लगाना है, और उसके बाद इसको लॉक करने के लिए लगेगी एक सर्कलिप, और सर्कलिप लगाने के बाद जो गियर है उसमें इतना मूवमेंट रहना चाहिए। उसके बाद लगेगा एक वॉशर, और फिर लगाएंगे जो फिफ्थ गियर की गियर है उसको, जिसमें 22 टीथ्स हैं, और इसमें जिस साइड स्लॉट्स बने हुए हैं वो हिस्सा अंदर की तरफ रखेंगे और जो प्लेन सेक्शन है वो बाहर की तरफ रहेगा, कुछ इस तरीके से। एक बार इंगेज करके देख लें कि जो गियर हमने लगाई है वो प्रॉपर्ली इंगेज हो रही है। उसके बाद लगेगी हमारी सेकेंड गियर की गियर जिसके अंदर 17 टीथ हैं, और इसके अंदर डायरेक्शन मैटर नहीं करती है। इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं। तो इसको सिंपली यहाँ पर लगाना है, और लास्ट में ये वाला जो वॉशर है ये यहाँ पर लग जाएगा। और जब आप इनको इतना असेंबल कर लें तो उसके बाद आप इनको जिस डायरेक्शन में क्रैंकेस है उसके अंदर लगाने वाले हैं उस तरीके से एक दूसरे के अगेंस्ट लगा करके देख लें कि सारे जो गियर्स हैं वो आपको प्रॉपरली लग रहे हैं या नहीं। और अभी इनको एज इट इज़ रखते हुए जो क्रैंकेस है उसके अंदर इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल करते टाइम जिस साइड स्प्रोकेट लगने वाला है चैन वाला उसको इस साइड रखेंगे, और जो इनपुट शाफ्ट है उसका ये वाला पोर्शन इस साइड रहेगा, और इन्हें इन दोनों बैरिंग्स के साथ अलाइन करके कुछ इस तरीके से पुश करना है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक जो वॉशर लगता है मेक श्योर कि वो लगा हुआ हो। और उसके बाद ये कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो वॉशर लगा हुआ है उसको भी लगा रहने दें, और अभी इनको मैं थोड़ा सा लुब्रिकेट कर लेता हूँ। वैसे ये प्रोसेस काफ़ी पहले करनी थी जब इनको इंस्टॉल कर रहे थे, लेकिन मैं अगर इनको उस टाइम लुब्रिकेट करता तो फिर आपको कैमरा के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्शन मिलता, और जो पार्ट्स हमने इंस्टॉल किए थे गियर्स वाले वो आपको प्रॉपर्ली दिख नहीं पाते। अब बारी है जो शिफ्ट फोक्स हैं उनको इंस्टॉल करने की। तो इनमें 2 शिफ्ट फोक्स हैं वो सेम साइज़ के हैं, और एक जो शिफ्ट फोक है वो अलग साइज़ का है। तो इस वाले को हमें इनपुट शाफ्ट है उसमें लगाना है, और जो 2 बड़े शिफ्ट फोक्स हैं जिनकी साइज़ बड़ी है उनको हम आउटपुट शाफ्ट है उसकी तरफ लगाएंगे। और ये लगाने में बाई डायरेक्शनल बिल्कुल भी नहीं है। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो इसका सेक्शन है ये इस साइड काफ़ी कम है और इस साइड थोड़ा ज़्यादा है। तो जिस साइड ये वाला सेक्शन ज़्यादा है वो साइड हमें नीचे की तरफ रखनी है। तो सबसे पहले इसको मैं लगा लेता हूं, और इनको लगाने के लिए ये वाली जो गियर है जिसके अंदर जो टीथ्स हैं वो बने हुए थे उसके बीच में स्लॉट बना हुआ है, ये कुछ इस तरीके से उस स्लॉट में लगेगा, और इसको कुछ इस तरीके से एक बार लगा करके छोड़ देते हैं। और इन दोनों को लगाने का तरीका कुछ इस तरीके से होने वाला है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट कुछ इस तरीके से लगेंगे, और इनको इस तरीके से हम प्लेस करेंगे। बेसिकली नीचे जो लगेगा उसमें ये वाला जो पोर्शन है ये नीचे की साइड रहेगा, और ये वाला जो पोर्शन है
जो कि अमाउंट में ज़्यादा है वो ऊपर की साइड रहेगा। तो सबसे पहले इसको लगा देता हूँ मैं एक बार। कुछ इस तरीके से। और उसके बाद जो दूसरा है उसका ये वाला सेक्शन नीचे की साइड रखेंगे और ये जिस साइड कम पोर्शन है वो ऊपर की साइड रख के इसको यहां पर लगाएंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद लगाना है शिफ्टर ड्रम को। तो शिफ्टर ड्रम में जिस साइड का डायमीटर छोटा है वो नीचे की साइड रहेगा और जिस साइड का डायमीटर बड़ा है वो ऊपर की साइड रहेगा और ये यहां पर लगेगा। तो इसको जस्ट यहाँ पर कुछ इस तरीके से ड्रॉप करना है। और अब बारी आती है जो शिफ्टर फोक्स हैं उनकी जो पिन्स हैं उनको जो शिफ्टर ड्रम है उसके अंदर जो ये स्लॉट्स बने हुए हैं इनके अंदर स्लॉट करने की। तो इस साइड जगह काफ़ी अच्छी है तो इस साइड लगा करके दिखा देता हूँ। और दूसरी साइड क्या है कि जगह की थोड़ी कमी है दिखाने के लिए, तो आप समझ जाना। बेसिकली ये वाली जो पिन है ये बीच में लगेगी, बिकॉज इसको अगर आप थोड़ा सा अलाइन करके देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट सेंटर में ही अलाइन हो रही है और नीचे इसको आप पुश कर नहीं सकते। तो इसको उठाना है और जो इसकी ये गैलरी बनी हुई है शिफ्टर ड्रम के अंदर, इसके अंदर इसको स्लॉट करना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसकी जो पिन है उसको इंस्टॉल करते हैं। तो इसको मैंने थोड़ा सा लुब्रिकेट कर लिया है। तो जो शिफ्ट फोक है उसका जो होल है उसको और जो क्रैंकेस के अंदर होल है उसको अलाइन करके जो पिन है उसको कुछ इस तरीके से ड्रॉप कर देंगे और थोड़ा सा इसको पुश करना है एंड दैट्स इट। और इस साइड थोड़ी स्पेस कंजस्टेड है तो नीचे वाली जो शिफ्ट फोक है उसकी जो पिन है वो शिफ्टर ड्रम के नीचे वाले स्लॉट में लगानी है और ऊपर वाली जो पिन है उसको सबसे ऊपर वाले स्लॉट में लगाना है। और उसके बाद इसकी जो शाफ्ट है शिफ्ट फोक्स की शाफ्ट उसको मैंने लुब्रिकेट कर लिया है और अब जो होल्स हैं उनको अलाइन करके इसको ऑल द वे इंसर्ट कर देते हैं। और ये वाली जो शाफ्ट है इसके अंदर 2 शिफ्ट फोक्स लगे हुए हैं तो उन दोनों के होल्स को अलाइन करके इसको क्रैंकेस है उसके होल के साथ प्लेस करना है। अब बारी है जो गियर बॉक्स हमने इंस्टॉल किया है उसको चेक करने की। तो वैसे यहाँ पर जो चेकिंग होती है उस वाले मेथड को मैं उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं मानता हूँ, बट फिर भी किसी ने कमेंट कर रखा था तो वो भी मैं शो कर देता हूँ। बेसिकली जो गियर्स हैं उनको आप रोटेट कर सकते हैं फ्रीली। इसका मतलब ये है कि एक बार में एक ही गियर इंगेज्ड है। दैट मीन्स कि हमारा जो गियर बॉक्स है उसकी जितने भी शाफ्ट्स वगैरह हैं उसके जितने भी गियर्स वगैरह हैं वो हमने प्रॉपर्ली लगा रखे हैं। दूसरा तरीका चेक करने का ये है कि जो ड्रम है उसको रोटेट करते जाइए और जो शाफ्ट है उसको घुमाते जाइए तो जो गियर्स हैं वो इंगेज होने चाहिए प्रॉपर्ली। लेकिन बिकॉज ये जो गियर बॉक्स है इसको ऊपर की साइड से होल्ड करने के लिए हमारे पास कुछ भी सपोर्ट नहीं है तो चांसेस हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो उतनी स्मूथली ना हो पाएँ जितना कि हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैं चेक नहीं करता हूँ। अब बारी आती है जो क्रैंकशाफ्ट है उसको इंस्टॉल करने की। तो क्रैंकशाफ्ट में जिस साइड टाइमिंग चेन का स्प्रोकेट लगा हुआ है वो साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे, बिकॉज बजाज की जो बाइक्स हैं उनमें टाइमिंग चेन है वो RH साइड में आती है और ये जो क्रैंकेस हमने ले रखा है ये LH साइड का है। तो सबसे पहले इसका जो बेरिंग है LH साइड का उसको लुब्रिकेट कर लेते हैं। इसका जो आउटर डायमीटर है थोड़ा सा लुब्रिकेट उसको भी कर लेते हैं और उसके बाद इसको कुछ इस तरीके से होल्ड करके यहाँ पर एक स्पेसर लगता है प्लास्टिक का जो कि हमने पहले लगा दिया था, इसको सिंपली इंसर्ट करना है और फिर थोड़ा सा पुश करना है। पुश करते टाइम एक चीज़ आप मेक श्योर करें कि जो कनेक्टिंग रोड है वो इसका जो ये वाला सेक्शन है वहीं पर रहे और कुछ इस तरीके से जो क्रैंक है वो अपनी पोजीशन पर इंस्टॉल हो चुकी है। और उसको चेक करने का तरीका ये है कि जो कनेक्टिंग रोड है उसको आप इस साइड क्रैंक के से टच कर सकते हैं, ना कि इसके ऊपर से आप इसको इस साइड लेकर के आ सकते हैं। अब इस साइड का जो बेरिंग है उसको भी लुब्रिकेट कर लेते हैं और साथ ही साथ थोड़ा सा जो ऑयल है वो यहाँ पर भी फिल कर देते हैं जिससे कि जो कनेक्टिंग रोड का नीडल बेरिंग है वो भी लुब्रिकेटेड रहे। और डिस्कवर 100T की जो क्रैंकशाफ्ट है उसके अंदर यहाँ पर एक ऑयल प्लंजर लगता है जो कि इसमें ऑयल सप्लाई के लिए हेल्प करता है। तो ये उसकी स्प्रिंग है। सबसे पहले जो स्प्रिंग है इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लेस कर देंगे, इसकी डायरेक्शन मैटर नहीं करती है। और उसके बाद इसको थोड़ा सा पुश कर देते हैं अंदर की साइड और फिर यहाँ पर आपको एक होल दिख रहा होगा, उस होल में से ये जो पिन है इसको आप नीडल बोलना चाहें तो नीडल बोल सकते हैं, इसको इंसर्ट करना है। और इसको ऑल द वे इंसर्ट करने के लिए हमें एक छोटे फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से जो स्प्रिंग है उसको थोड़ा सा कंप्रेस करना पड़ेगा और उसके बाद हम जो ये पिन है इसको इंसर्ट कर सकते हैं। और जो पिन है उसको दूसरी साइड जो होल दिख रहा है उसके अंदर इंसर्ट करके हमें छोड़ना है। तो जो स्प्रिंग है उसको कंप्रेस रखते हुए जो पिन है उसको पुश कर देते हैं और कुछ इस तरीके से इसका जो ऑयल प्लंजर है उसकी जो पिन है और स्प्रिंग है वो लग गई है। और एक चीज़ आप मेक श्योर करें इसको लगाने के बाद कि जो पिन है वो दोनों साइड से बाहर नहीं निकली हुई होनी चाहिए। अब बारी आती है जो किकशाफ्ट है उसकी स्प्रिंग को इंस्टॉल करने की। तो स्प्रिंग है वो कुछ इस तरीके से दिखती है और इसमें ये वाला जो सेक्शन है
वो यहाँ पर ये वाला जो होल है उसके अंदर इंसर्ट होगी। तो इस वाले सेक्शन को उस वाले स्लॉट के साथ अलाइन करते हुए जो स्प्रिंग है उसे हमें कुछ इस तरीके से ड्रॉप करना है। और अब लगानी है 2 डाउल्स। तो डाउल्स लगाने के लिए जो क्रैंकेस है उसके अंदर 4 जगह दे रखी हैं। एक यहाँ पर है, दूसरी यहाँ पर है, थर्ड वन ये रही और फोर्थ वन यहाँ पर है। तो इन 4 में से किन्हीं भी 2 ऐसे स्लॉट्स में जो एक दूसरे के क्रॉस में होने चाहिए उनमें आप जो डाउल है उसको लगा सकते हैं। मैं एक डाउल इस वाले स्लॉट में लगा रहा हूँ और जो दूसरी वाली डाउल है उसको इस वाले स्लॉट में। और अब बारी आती है जो RH कवर है उसको इंस्टॉल करने की। लेकिन उससे पहले इसका ये वाला जो सरफेस है उसको क्लीन कर लेते हैं, जिससे कि जो गैस्केट हम अप्लाई करेंगे RH कवर पे वो इस पे अच्छे से स्टिक हो जाए। बेसिकली यहाँ पर कोई भी ऑयल वगैरह ग्रीस वगैरह नहीं रहना चाहिए। लेकिन RH कवर को इंस्टॉल करने से पहले उसको प्रेप करना पड़ेगा और प्रेपिंग के लिए सबसे पहला वाला स्टेप होने वाला है ये जो बेरिंग है इसको इंस्टॉल करना। तो अगेन बेरिंग की इंस्टॉलेशन थोड़ी देर पहले ही बताई थी, अब फिर से रिपीट नहीं करने वाला हूं मैं। तो इसको जल्दी से मैं इंस्टॉल कर लेता हूं। तो कुछ इस तरीके से आपको जो गैस्केट है उसको अप्लाई करना है। वैसे जिन लोगों ने होंडा का इंजन रिबिल्ड देखा है वो सोच रहे होंगे कि बजाज में ज़्यादा क्यों अप्लाई किया है, तो समझ जाओ बस। अब बारी आती है इसको इंस्टॉल करने की। तो फ्लिप करते हैं सबसे पहले इसको। उसके बाद इसके जो होल्स हैं इनको जितने भी हमारे ये वाले पार्ट्स हैं इनके साथ अलाइन करना है। साथ ही साथ एक बार फिर से मेक श्योर कर लें कि सारी चीज़ें प्रॉपर्ली लग गई हैं क्या और सब कुछ प्रॉपर्ली लुब्रिकेटेड है क्या। ये वाला वॉशर है इसको अच्छे से देख लेना लगा हुआ है या नहीं। और अब इसको ड्रॉप कर देते हैं। उसके बाद जो RH कवर है उसको LH कवर में जहाँ पर हमने डाउल्स लगाई थी वहाँ प्रॉपर्ली अलाइन करना है और उसके बाद इसको पुश करना है। और अगर आपने सब कुछ सही से लगाया होगा, सही से सब कुछ अलाइन किया होगा, तो बिना कोई टैप वगैरह किए या एक्सटर्नल ज़्यादा फोर्स लगाए आप इसको हाथों की हेल्प से ही कुछ इस तरीके से प्रेस कर पाएंगे एक दूसरे के अगेंस्ट। और अब सबसे पहले राइट साइड में हम 3 बोल्ट्स हैं उनको लगाएंगे। अभी इनको फुल टाइट नहीं करना है, जस्ट हैंड टाइट करके छोड़ना है। 2 बोल्ट्स हैं वो सेम साइज़ के हैं, सबसे लंबे हैं, वो यहाँ पर लगेंगे, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर। और ये वाला जो बोल्ट है इसकी साइज़ आप अभी नोट कर सकते हैं। इसमें वैसे ये जो वॉशर टाइप जो सेक्शन बना हुआ है ये थोड़ा बड़ा है एक नॉर्मल बोल्ट के कंपैरिजन में, और इसको यहाँ पर लगाना है। और अभी इनको हैंड टाइट कर देते हैं। अभी इनको प्रॉपर टाइट नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर टॉर्क पे पहले लेफ्ट साइड में बोल्ट्स हैं उनको लगाएंगे फिर टाइट करेंगे। अभी जो क्रैंकेस है उसको फ्लिप कर लेते हैं और इस साइड लगाएंगे हम 7 बोल्ट्स। तो 6 जो बोल्ट्स हैं वो एक साइज के हैं और एक बोल्ट है वो थोड़ा डिफरेंट साइज का है। तो ये वाला बोल्ट है इसको यहाँ पर लगाना है, तो सबसे पहले इसको यहाँ पर लगा देते हैं। उसके बाद बारी आती है इन 6 बोल्ट्स को लगाने की। तो ये 6 बोल्ट्स वैसे के लिए जो सर्विस मैनुअल मुझे थैंक्स टू यू गाइस मिली है उस तुम, और अब उसको अब 3 आउटलुक है इसको कुछ इनको उसके बाद जो शिफ्टर ड्रम है उसकी जो सेलेक्टिव प्लेट है उसको लगाना है। इसको गेयर स्टार भी बोला जाता है। तो सबसे पहले इसके 4 जो ये पिन्स हैं इनको लगाएंगे यहाँ पर आपको 5 होल्स दिखेंगे, लेकिन जो हमें पिन्स हैं वो सिर्फ 4 होल्स में लगानी है। ये जो बीच वाला होल है इसके अंदर हम जो पिन है उसको नहीं लगाएंगे। और यहाँ पर एक पिन ऑलरेडी लगी हुई है, तो अगर ये डी अटैच होती है, वैसे मुझे लगता नहीं है कि ये निकलती है, लेकिन अगर ये निकली हुई है तो आपको इसको भी लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो सेलेक्टर प्लेट है उसके होल्स को ये जो पिन्स हैं इनके साथ अलाइन करके कुछ इस तरीके से ड्रॉप कर देंगे। फिर लगाना है इस वाले बोल्ट को। ये 5 मिलीमीटर का एलन बोल्ट है और इसके ऊपर मैं बिल्कुल थोड़ा सा थ्रेड लॉकर यूज करने वाला हूँ। और इस वाले बोल्ट को भी 1 kgm के ऊपर ही टॉक करना है। उसके बाद बारी आती है जो गेयर स्टार है उसकी स्टॉपर प्लेट को लगाने की। तो सबसे पहले जो स्प्रिंग है उसको लगाएंगे और स्प्रिंग को लगाने की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होने वाली है कि इसका जो एक कट वाला सेक्शन है ये ऊपर की साइड रहेगा और ये जो प्लेन सेक्शन है जो कि एक पिन की तरह बाहर निकला हुआ है ये नीचे की साइड रहेगा। और जो स्प्रिंग है उसको कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। उसके बाद ये वाला वॉशर लगेगा जिसके अंदर थोड़ा सा उभरा हुआ सेक्शन है, इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से ड्रॉप करेंगे। और ये लगाने से पहले एक चीज़ जरूर आप मेक श्योर कर लें कि ये जो स्टड है
ये स्टड प्रॉपर्ली टाइट होना चाहिए। अगर ये लूज़ होगा तो फिर स्टॉपर प्लेट है वो ओवर द टाइम वाइब्रेशंस की वजह से निकल सकती है और कुछ और ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक डैमेज हो सकता है इंजन को। और उसके बाद जो स्टॉपर प्लेट है वो खुद लगेगी, तो इसको कुछ इस तरीके से डायरेक्ट करके लगाना है कि इसका जो ये वाला कर्व है, ये कर्व जो हमारी गियर सेलेक्टर की प्लेट है उसकी साइड होना चाहिए। और फिर इसको थोड़ा सा पुश करके जो गियर सेलेक्टर है उसके अंदर जो स्लॉट्स बने हुए हैं उनके अंदर किसी भी एक स्लॉट में ड्रॉप करना है। थोड़ा सा सेलेक्टर है उसको रोटेट कर दें जिससे कि ये स्लॉट में प्रॉपर्ली फिट हो जाए। अभी लगेगा एक प्लेन वॉशर, थोड़ा सा लोक टाइट, और उसके बाद इसका 10 मिलीमीटर का नट है उसको टाइट कर देंगे। और इसकी टॉर्क वैल्यू भी सेम है 1 kgm। और अभी बारी आती है जो गियर्स हैं उनको चेक करने की। तो इस स्टेप के बाद जब हम गियर्स को चेक करते हैं, मेरे अकॉर्डिंग वो सबसे बेस्ट तरीका होता है जो गियर्स हैं उनको चेक करने का। तो ये इनपुट शाफ्ट है, इसको हम रोटेट करेंगे और उसके बाद जो गियर सेलेक्टर है इसका जो बोल्ट है उसमें हम एक एलन सॉकेट को लगा करके इसके जो गियर्स हैं उनको सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि सारे गियर्स हैं वो प्रॉपर्ली सेलेक्ट हो रहे हैं क्या। यहाँ पर सिलेक्शन के टाइम थोड़ा सा अनइवननेस, थोड़ी सी रफनेस आपको फील होगी। वो इसलिए है क्योंकि ना तो हम इनपुट शाफ्ट को उतनी स्पीड से घुमा सकते हैं जितनी स्पीड से ये आइडल आरपीएम पर भी घूमती है, और ना ही जो इंजन है वो प्रॉपर्ली लुब्रिकेटेड है। तो उन दो चीज़ों को माइंड में रख के हमें थोड़ा अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही जज करना पड़ेगा कि जो गियर्स हैं वो प्रॉपर्ली हमने लगाए हैं या उनमें कोई प्रॉब्लम है। तो ये न्यूट्रल है और उसका चेक करने का तरीका सिंपल सा है। आप इनपुट शाफ्ट है उसको रोटेट कीजिए और उसके बाद आप जो आउटपुट शाफ्ट है उसको होल्ड कर लीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनपुट शाफ्ट है वो घूम रही है और आउट उसकी इंस्टॉलेशन। तो गियर शाफ्ट है वो इसमें नहीं यूज़ कर रहा हूँ मैं, बिकॉज प्रीवियसली जब इसको हमने डिसमेंटल किया था तब मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो अभी इसको करते हैं अनबॉक्स। और इस पर्टिकुलर बाइक की जो गियर शाफ्ट है वो काफ़ी सिंपल है। इसमें एक स्प्रिंग यहाँ पर लगी हुई है इस वाले मैकेनिज्म में, और एक जो स्प्रिंग है वो यहाँ पर लगी हुई है, और उसकी जो प्लेसमेंट है वो आई थिंक आप देख सकते हैं, जस्ट इन केस आपने रिमूव कर ली हो तो। उसके बाद इसका जो ये वाला पोर्शन है इसको लुब्रिकेट करना है, और उसके बाद यहाँ पर आप एक होल है वो देख सकते हैं, इसके अंदर इसको इंसर्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, और एक बार के लिए हम यहीं पर होल्ड रखेंगे। और अभी जो गियर शाफ्ट है उसको प्रॉपर्ली इंस्टॉल करने के लिए हमें सबसे पहले जो स्टॉपर प्लेट है उसको एक बार नीचे की तरफ करना पड़ेगा, और फिर इसका जो ये वाला लीवर है इसको नीचे की साइड करके हम ऑल द वे यहाँ तक पुश कर देंगे। इस पर्टिकुलर बाइक में जो गियर की सिलेक्टर प्लेट है उसमें यहाँ पर जो स्टॉपर प्लेट का जो रोलर है वो लगता है, और जो गियर शाफ्ट का लीवर है वो नीचे की साइड लगेगा जहाँ पर हमने वो 4 पिन्स लगाई थी। वैसे आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि गियर शाफ्ट है वो पहले इंस्टॉल करनी चाहिए थी, बिकॉज ये स्टॉपर प्लेट है ये प्रॉब्लम कर रही है, तो फिर हम गियर से उनको चेक नहीं कर पाते, ऐसा इसलिए किया था। वैसे यहाँ से अलाइन करते टाइम यहाँ पर भी अलाइनमेंट काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 2 स्प्रिंग्स निकली हुई थी जो कि मैं थोड़ी देर पहले दिखाया था, उनको यहाँ पर ये एक स्टड बना हुआ है उसके साथ इनको प्रॉपर्ली अलाइन करके और फिर पुश करना है इसको। और वैसे ये भी टाइट है या नहीं वो भी आपको चेक करना है इंस्टॉल करने से पहले। और अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब बारी है ऑयल पंप है उसको इंस्टॉल करने की। तो सबसे पहले इसकी 2 डाउल्स हैं उनको इनकी जो पोजीशंस हैं वहाँ पर लगाएंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। उसके बाद इसका गैस्केट है उसको लगाना है। तो गैस्केट में 2 होल्स बड़े साइज़ के मिलेंगे बिकॉज वो डाउल्स के लिए हैं, तो उनको अलाइन करके जो गैस्केट है उसको प्लेस कर दें। फिर बारी आती है जो ऑयल पंप है उसको लगाने की। तो ऑयल पंप भी इस बाइक में रिप्लेस हो रहा है, लेकिन ऑयल पंप उसको लगाने से पहले मैं एक चीज़ है वो थोड़ी सी क्लेरिफाई कर देता हूँ। बेसिकली ऑयल पंप का जो ये वाला सेक्शन है जिसको ऑयल पंप का रोटर भी बोलते हैं, इसमें एक साइड पर आपको मार्किंग्स दिखेंगी, बेसिकली 2 छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं। तो जब हम ऑयल पंप को इस तरीके से होल्ड रखें तब ये डॉट्स हैं ये ऑयल पंप के अंदर की साइड लगाने हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसका जो होल है उसको अलाइन करके जो इसकी गियर है उसको लगाना है, और गियर में इस साइड आपको एक फ्लैट पोर्शन दिखेगा जिसको जो छोटी साइज़ वाला रोटर है उसके साथ अलाइन करना है, और उसके बाद इसको आप स्लॉट कर सकते हैं। और अभी इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल है वो लगा देते हैं, और उसके बाद इसको कुछ इस तरीके से होल्ड करके इसके जो होल्स हैं जिनके अंदर डाउल्स लगेंगी उनका जो डायमीटर है वो थोड़ा बड़ा होगा, उनको डाउल्स के साथ मैच करके प्लेस करना है। और अभी हमें स्क्रूज़ लगाने हैं। तो स्क्रूज़ लगाने के लिए एक बार जो ये गियर है इसको पुल आउट करना पड़ेगा। उसके बाद 3 फ्लिप साइड के स्क्रूज़ हैं इस साइज़ के, तीनों सेम साइज़ के हैं ये। इनको इनके जो होल्स हैं उनमें लगा करके टाइट करना है 0.5 से 0.7 kgm के ऊपर।
और अभी जो गियर है उसको अलाइन करके इंस्टॉल कर देते हैं। अब बारी आती है टाइमिंग चेन की गाइड एक साइड की उसको इंस्टॉल करने की, ये वाली। तो गाइड को कुछ इस तरीके से लगाना है कि इसका जो ये कर्व बन रहा है ये बाहर की साइड हो, इस तरीके से नहीं। तो सबसे पहले इसको जिस साइड से टाइमिंग चेन निकलेगी उस साइड से इंसर्ट करके यहाँ पर अलाइन करना है। उसके बाद इसका एक बोल्ट है 5 मिलीमीटर का एलन बोल्ट, उसको लगाएंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा थ्रेड लॉकर यूज़ करेंगे। और इसके बाद लगाएंगे वुडरफ की यहाँ पर, कुछ इस तरीके से। अब बारी है जो प्राइमरी गियर है उसको इंस्टॉल करने की। तो प्राइमरी गियर में ज़्यादातर लोग इस पर्टिकुलर बाइक की केस में मैं बता रहा हूँ इसको सिंगल डायरेक्शनल बोलते हैं, ये बाई डायरेक्शनल नहीं है। ऐसा मैंने काफ़ी मैकेनिक से पूछा तो उन्होंने यही बताया कि अगर आप इसको उल्टा लगा देंगे तो फिर यहाँ पर जो साउंड आती है प्राइमरी गियर की साउंड जिसको बोलते हैं वो बढ़ जाती है। वो इसलिए होता है बिकॉज इसका वेयर एंड टेयर है वो एक साइड ज़्यादा हो जाता है, दूसरी साइड कम हो जाता है, और इसमें जो गियर है वो इसका ऑलमोस्ट पार्ट उसको कवर करती है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इस सिचुएशन में ये जो गियर है ये कंप्लीटली फाइन है, काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। तो इसको हम इस डायरेक्शन से भी लगा सकते हैं और इस डायरेक्शन से भी लगा सकते हैं, डजेंट मैटर। और इसको इंसर्ट करते टाइम इसका जो ये स्लॉट है इसको जो एक की हमने लगा रखी है इसके साथ अलाइन करना है और उसके बाद इसको सिंपली पुश कर देंगे। उसके बाद लगाना है इन दो वॉशर्स को। तो जो दोनों वॉशर्स हैं वो सेम साइज के हैं, लेकिन इनमें एक वॉशर वो प्लेन है और दूसरा वॉशर वो थोड़ा सा कर्व्ड है एक साइड से, जिसको बेलीवेल वॉशर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले जो प्लेन वॉशर है उसको लगाएंगे और फिर ये वाला वॉशर जिस साइड से अंदर की साइड दबा हुआ है वो अंदर की साइड रखेंगे और जिस साइड से थोड़ा सा उठा हुआ है वो बाहर की साइड रखते हुए इसको कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। और उसके बाद लगेगा इसका ये नट, अभी के लिए इसको हैंड टाइट करके ही छोड़ना है। उसके बाद बारी आती है जो टाइमिंग चेन है उसको इंस्टॉल करने की, और इसको अभी इंस्टॉल करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज जब हम क्लच हाउसिंग है उसको लगा देंगे तो उसके बाद हम इसको इंस्टॉल कर नहीं पाएंगे। तो इसको सबसे पहले इसका जो स्लॉट है जिसके अंदर से पास थ्रू होती है उससे इंसर्ट करना है। उसके बाद इसको एक साइड कुछ इस तरीके से ला करके इस तरीके से जो गियर्स हैं उनके बाहर से लेना है, और फिर क्रैंक शाफ्ट है उसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इसका स्प्रोकेट है टाइमिंग चेन का, उसके अंदर जो टाइमिंग चेन है उसको हम कुछ इस तरीके से इंसर्ट कर देंगे और उसके बाद जो टाइमिंग चेन है उसको साइड में कुछ इस तरीके से छोड़ देंगे। फिर बारी है क्लच हाउसिंग लगाने की, लेकिन उसको लगाने से पहले इसका एक वॉशर लगेगा। ये वॉशर इस पूरी बाइक में सबसे ज़्यादा थिकनेस का है, तो इसको याद रखने का सबसे सिंपल तरीका यही है। और इसकी डायरेक्शन ऐसी भी है और ऐसी भी है, बेसिकली आप इसको कैसे भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जो ये वॉशर है इसको लगाना है यहाँ पर। उसके बाद ये स्लीव है ये लगेगी, और स्लीव को ऑल द वे लगाने से पहले थोड़ा सा लुब्रिकेट कर लें जो इनपुट शाफ्ट है उसको, और उसके बाद थोड़ा सा ऑयल है वो स्लीव के ऊपर भी लगा दें। और जो स्लीव है वो भी दोनों साइड से लग सकती है एज सच, इसमें कोई डायरेक्शन वाला मैटर नहीं है। और साथ ही साथ जो क्लच हाउसिंग है उसको लगाना है। तो क्लच हाउसिंग में ये वाला जो गियर है इसको यहाँ अलाइन करेंगे, और साथ ही साथ जो ऑयल पंप का जो गियर है इसको भी हमें थोड़ा सा अलाइन करना पड़ सकता है। ज़्यादा जोर से पुश मत कर देना, अदरवाइज ये प्लास्टिक का गियर है ये डैमेज हो जाएगा तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसको कुछ इस तरीके से इंसर्ट करना है, जो स्लीव है उसके ऊपर बेसिकली इसको पुश करना है। पुश करते टाइम जो गियर्स हैं उनको अलाइन करना ना भूलें, साथ ही साथ जो ऑयल पंप है उसकी गियर को भी अलाइन करना ना भूलें। और जब आप सारी चीज़ें प्रॉपर्ली अलाइन कर देंगे तो ये काफ़ी ईजिली अपनी जगह है वहाँ पर जाकर के स्लॉटेड हो जाएगा। ऑलराइट, तो अब बारी आती है जो इसका क्लच पैक है उसको असेंबल करने की। तो इस पर्टिकुलर बाइक में सारी चीज़ें वो रिप्लेस होने वाली हैं, इसकी फ्रिक्शन प्लेट्स, प्रेशर प्लेट्स, जो क्लच का हब है वो, और क्लच का जो व्हील है वो। तो सबसे पहले इनको मैं अनबॉक्स करके रख लेता हूँ और उसके बाद 1 बाई 1 जो चीज़ जहाँ लगनी है वो मैं आपको बताते जाता हूँ और साथ ही साथ असेंबल करते जाता हूँ। तो सबसे पहले इसका जो हब है उसको लेंगे और उसमें सबसे पहले एक फ्रिक्शन प्लेट है उसको लगाएंगे। अब बिकॉज ये फ्रिक्शन प्लेट्स हैं ये न्यू हैं और थैंक्स टू बजाज ये प्री लुब्रिकेटेड हैं, तो इनको लुब्रिकेट करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं इनको एज इट इज लगा रहा हूँ। लेकिन अगर आप पुरानी फ्रिक्शन प्लेट्स यूज कर रहे हैं तो फिर आपको उनको लुब्रिकेट करना पड़ेगा। और इनको लगाने का तरीका सिंपल है। फिलहाल जो हब है उसको मैंने इस तरीके से पकड़ रखा है, उसके अकॉर्डिंगली मैं सारी चीजें बता रहा हूँ। इसमें एक साइड कुछ मार्किंग्स और कुछ लेटर्स वगैरह लिखे हुए हैं, जैसे कि इसमें S1 ETL ये सब लिखा हुआ है। तो जिस साइड ये सब लिखा हुआ है वो साइड नीचे की साइड रखेंगे
कुछ इस तरीके से। उसके बाद बारी आती है जो प्रेशर प्लेट है उसको लगाने की। तो प्रेशर प्लेट में जो साइड आपको फील करने पर थोड़ी शार्प या थोड़ी रफ फील होती है और एक साइड है वो थोड़ी स्मूथ फील होती है। जो साइड स्मूथ फील हो रही है वो नीचे की साइड रखेंगे और जो साइड शार्प फील हो रही है उसको ऊपर की साइड रखेंगे और इसको कुछ इस तरीके से लगा देंगे। इसी तरीके से बाकी की जो फ्रिक्शन प्लेट्स और प्रेशर प्लेट्स हैं उनको लगाना है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, मैंने जो हब है उसको इस तरीके से होल्ड कर रखा है, उसके हिसाब से मैंने इनकी डायरेक्शन बताई है। अब ये इस तरीके से हो जाएगा, तब जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी वो आप खुद समझ सकते हैं। उसके बाद फिर से एक फ्रिक्शन प्लेट लगाएंगे, फिर से एक प्रेशर प्लेट और इसी तरीके से इन सबको असेंबल करना है। तो वो मैं जल्दी से कर लेता हूं। इसका क्लच व्हील वाला जो पार्ट है इसमें 6 ये पोर्शंस हैं, इनको इन होल्स के साथ अलाइन करके कुछ इस तरीके से सिंपली प्लेस करना है और ये हमारा क्लच पैक हो गया रेडी। उसके बाद लगेगा यहाँ पर एक वॉशर। फिर जो क्लच पैक है उसमें जो क्लच व्हील है उसमें कुछ ग्रूव्स बने हुए हैं, इनको हमारी जो इनपुट शाफ्ट है उसके ग्रूव्स के साथ अलाइन करना है। और जो फ्रिक्शन प्लेट्स हैं उनमें ये वाले जो पोर्शन है इन सबको एक जगह पर एक बार के लिए कलेक्ट कर लेते हैं। इनको इस तरीके से नहीं रखना है, इनको एक जगह पर रखना है और उसके बाद ये वाले जो सेक्शंस हैं इनको इनके साथ अलाइन करना है। वैसे एक या दो फ्रिक्शन प्लेट्स हैं उनको यहाँ पर भी रखेंगे, लेकिन एक बार के लिए इन सबको एक जगह अलाइन करके कुछ इस तरीके से प्लेस करते हैं। और उसके बाद एक फ्रिक्शन प्लेट है उसको उठा करके थोड़ा सा रोटेट करेंगे और ये वाला जो स्लॉट है इसमें रख देंगे, इसको फिर से पुश कर देते हैं। उसके बाद इसके वॉशर और नट्स लगाने हैं। तो सबसे पहले एक प्लेन वॉशर लगेगा, फिर जो बेलीवेल वॉशर है उसका जो उभरा हुआ सेक्शन है उसको बाहर की साइड रखते हुए कुछ इस तरीके से प्लेस करेंगे और फिर जो नट है उसको लगाना है। और ये वाला जो नट है ये एंटी क्लॉकवाइज टाइट होगा और क्लॉकवाइज लूज होगा। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज टर्न करते हैं, जितना हम हैंड टाइट कर सकते हैं उतना हैंड टाइट करते हैं इसको। उसके बाद इसका जो क्लच पैक है उसको होल्ड करने के लिए एक स्पेशल टूल आता है, 6 होल्स का क्लच होल्डर है बेसिकली ये। इसको इसके जो होल्स हैं उनके साथ अलाइन करेंगे। उसके बाद इसका जो नट है उसको टाइट करने के लिए ये एक टूल आता है, इसको क्राउन रेंच बोलते हैं, स्पेशल नट रिमूवर या फिर और भी काफ़ी सारे नाम होंगे इसके। तो इसको यूज़ करके हम ये जो नट है इसको टॉर्क करेंगे और इसके टॉर्क फिगर्स होने वाले हैं 5 kgm से 5.5 kgm तक। तो मैं 5 kgm को ही यूज़ कर रहा हूँ और बिकॉज ये एंटी क्लॉकवाइज टाइट होगा तो इसको उसी डायरेक्शन में टाइट कर रहा हूँ। एंड दैट्स इट। और अब इस नट को टाइट किया है तो साथ ही साथ इस वाले नट को भी टाइट कर लेते हैं। तो इसको टाइट करने के लिए एक 19 मिलीमीटर का सॉकेट लगेगा और इसको क्लॉकवाइज टाइट करना है और टॉर्क इसका भी सेम होने वाला है 5 kgm से 5.5 kgm तक। लेकिन इसको होल्ड करने के लिए जो गियर लगती है उसके लिए हमें जो ऑयल पंप की प्लास्टिक वाली गियर है उसको एक बार फिर से रिमूव करना पड़ेगा और फिर जो गियर है उसको यहाँ पर लगा करके इसको टॉर्क करना है। और मेरे पास 2 टूल्स हैं गियर्स को लॉक करने के लिए और यहाँ पर दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं और जहाँ पर कुछ काम नहीं करता वहाँ पर फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर तो काम करता ही है। तो एक बार इसको स्टक करके ये जो नट है इसको टॉर्क कर लेते हैं। और अभी ये वाली जो गियर है इसको एक बार फिर से इंस्टॉल कर देते हैं। अब बारी आती है क्लच स्प्रिंग्स, उसकी होल्डर प्लेट और उसके बोल्ट्स हैं उसको लगाने की। तो सबसे पहले 6 क्लच स्प्रिंग्स हैं इसमें, जो कि इसकी इंजन कैपेसिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा ओवरकिल है। क्या पता अब ये फ्रिक्शन मटेरियल ख़राब है इनकी फ्रिक्शन प्लेट्स का, या फिर इन्होंने क्लच लीवर है उसको हार्ड करने के लिए ऐसा कर रखा है। बट जो भी है इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इनको आप किसी भी डायरेक्शन से लगा सकते हैं। उसके बाद जो प्लेट है उसमें 2 साइड्स हैं, इनमें एक साइड काफ़ी ज़्यादा बिजी दिख रही है आपको और दूसरी साइड है वो प्लेन है। और एक चीज़ और है इसको चेक करने की, वो ये कि आप जब इसमें बैरिंग लगाएंगे तो वो इस साइड से लगेगा, इस साइड से वो नहीं लग पाएगा। तो जिस साइड से बैरिंग इंस्टॉल नहीं हो सकता है वो साइड अंदर की साइड रखते हुए हमें इनको कुछ इस तरीके से एक बार प्लेस करना है टेम्परेरीली। और फिर इसके 6 बोल्ट्स हैं 8 मिलीमीटर के, इनको 1 बाई 1 इंस्टॉल करना है। उसके बाद 8 मिलीमीटर के सॉकेट या फिर हैंडल टी की हेल्प से ये जो बोल्ट्स हैं सारे, इनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में ग्रेजुअली टाइट करना है। इनमें से किसी भी एक बोल्ट को ज़्यादा टाइट ना करें, अदरवाइज सारा जो स्प्रिंग्स का लोड है उनमें से
मोस्ट ऑफ इट एक ही बोल्ट के ऊपर आ जाएगा और फिर ये जो प्लेट है टूट जाएगी। तो इसलिए इनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट करना काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है। वैसे एक जेन्युइन ओपिनियन है, यहाँ पर ये जो 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स लगाए हैं हमने, इनके नीचे अगर एक वॉशर टाइप कुछ लगा देते तो जो एल्युमिनियम है वो इस तरीके से स्क्रैप नहीं होता। अभी मैं इनको टाइट कर रहा हूँ तो जो बोल्ट्स हैं उनके जो कॉर्नर्स हैं वो जो प्लेट का एल्युमिनियम वाला पार्ट है उसको डैमेज कर रहा है। और जब सारे बोल्ट्स हैं वो बॉटम आउट हो जाएं तब उसके बाद आप इनको 1/8 टर्न है वो और रोटेट कर दें उसके बाद, एंड दैट्स इट। वैसे इनका टॉर्क स्पेक है वो 0.5 से 0.7 kgm है, बट इनके लिए उसकी ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये बॉटम आउट होने के बाद आप अगर इनको 1/8 टर्न है वो रोटेट कर देते हैं तो दैट शुड बी सफिशिएंट। अब नेक्स्ट स्टेप के तौर पे यहाँ पर जो क्लच रिलीज बेरिंग है वो लगेगा और इसमें जिस साइड इसके नंबर्स वगैरह लिखे हैं वो ऊपर की साइड रखने हैं। वैसे वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी रख लेते हैं ऐसे, और इसको जस्ट सिंपली पुश करना है एंड दैट्स इट। अब बारी आती है जो किक शाफ्ट है उसको इंस्टॉल करने की, लेकिन इंस्टॉलेशन से पहले जो किक शाफ्ट है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो इसको मैंने थोड़ा सा पार्शियली डिसमेंटल कर रखा है, ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक सर्कलिप लगती है, लगाने के लिए स्लॉट है। उसके बाद एक ये सर्कलिप है, इसको लगाने के लिए स्लॉट यहाँ पर है। एक स्प्रिंग है, उसके बाद में ये किक की शाफ्ट है जो कि इसको होल्ड करके रखती है। किक शाफ्ट को बेसिकली जो गियर्स हैं उनसे थोड़ा सा डिसंगेज रखने के लिए, बिकॉज ये वाला जो गियर है ये फ्रीली मूव करता है। यहाँ पर एक वॉशर है जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद ये वाला गियर है, इसकी डायरेक्शन, ये जो किक शाफ्ट को होल्ड करके रखने वाला जो गियर है इसमें ये वाले जो टीथ्स हैं ये अलाइन होते हैं, तो इसकी डायरेक्शन इस साइड है। और उसके बाद यहाँ पर एक और वॉशर है और एक और सर्कलिप है, और सर्कलिप का स्लॉट है वो यहाँ पर है। तो इसको मैं अभी असेंबल कर लेता हूँ फिर से। सबसे पहले जो वॉशर है उसको उसकी प्लेस पर रख देते हैं, फिर जो सर्कलिप्स हैं उनको वापस लगाना है। उसके बाद ये वाली स्प्रिंग है, इसको पुश करके रखेंगे और यहाँ पर जो ये सेकंड वाली सर्कलिप है इसको इसका जो स्लॉट है उसके अंदर लगा देंगे। और ये वाली जो सर्कलिप है इसको मैंने हटाया नहीं था। अब ये दो वॉशर्स हैं जो कि किक शाफ्ट है उसके अंदर इंस्टॉल होते वाला जो वॉशर है ये हम बाद में लगाएंगे। इसको एक बार मैं साइड में रख रहा हूँ। जो छोटी साइज का वॉशर है वो इसमें इस तरफ लगता है कुछ इस तरीके से, और अभी जो किक शाफ्ट है उसमें ये जो कट बना हुआ है, इस वाले कट को जो स्प्रिंग है उसमें एक पिन टाइप सेक्शन बना हुआ है, उसके अंदर इसको स्लॉट करना है। और उसमें स्लॉट करते टाइम ये वाला जो सेक्शन है इस वाली गियर का, इसको कुछ इस तरीके से रखना है, मतलब बेसिकली ये इस साइड रहना चाहिए। और साथ ही साथ ये वाला जो गियर है इसको, यहाँ पर आपको एक गियर दिख रहा होगा, उसके साथ इसके जो टीथ्स हैं उनको अलाइन करना है। अब इसको फिर से थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे इतना कि ये जो गियर है उससे डिसंगेज हो जाए, लेकिन जो स्प्रिंग है उसके अंदर इसका जो स्लॉट है वो लगा रहे। और उसके बाद इसका ये वाला जो लीवर है इसको होल्ड रखते हुए दूसरी साइड पुश करते जाएंगे। वैसे ये जो स्टेप है ये आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। जो हमारा किक लीवर है उसको इसका जो स्लॉट है उसके अंदर लगा करके इसको ट्विस्ट करना है, और जब ये वाला सेक्शन है ये यहाँ पर आ जाए कुछ इस तरीके से, तब इसको पुश कर देंगे। और एक बार फिर से अगर गियर्स है वो मिसअलाइन हो गए हैं तो उनको अलाइन कर लेंगे। और एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्लॉट होना चाहिए। बेसिकली उस साइड से हम इसको लेकर के आएंगे, फिर पुश करेंगे तो ये यहाँ पर स्लॉट हो जाएगा, और जब हम किक एक्टिवेट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, और जैसे ही हम किक को फिर से रिलीज़ करेंगे तो ये वापस इसका जो स्लॉट है वहाँ पर आकर के लॉक हो जाएगा। और किक शाफ्ट को हमने प्रॉपर्ली लगाया है या नहीं उसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो टाइमिंग चेन है उसको होल्ड करके जो क्लच हाउसिंग है उसको मैं टर्न कर रहा हूँ, और कोई भी इस साइड से आवाज़ है वो नहीं आ रही है। आपको एक साउंड है वो आ रही होगी, वो कनेक्टिंग रोड की है बिकॉज ये फ्री मूव कर रही है अभी। उसके अलावा इस साइड से कोई भी साउंड नहीं आ रही है। तो एक तरीका तो ये इसको चेक करने का, और सेकंड मेथड ये है कि जो किक लीवर है उसको एक बार स्लॉट करके जो किक है उसको ऑपरेट करके देखेंगे। तो जब किक लीवर है वो नीचे की तरफ जा रहा है तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्लच हाउसिंग वगैरह है वो सब रोटेट हो रहा है। दैट मीन्स कि जो किक है वो फंक्शन कर रही है। और जैसे ही हम जो किक लीवर है उसको रिलीज करते हैं
तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली इसका जो स्लॉट है वहाँ पर आकर के फिट हो जाता है और उसके बाद सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो फ्रीली मूव करने लग जाते हैं। तो अभी जो किक लीवर है उसको मैं रिमूव कर लेता हूँ और अभी एक ये वाला जो वॉशर था इसको यहाँ पर लगाना है। अब जो ऑयल प्लंजर है उसको लगाना है। तो इसमें भी सेम वही जो स्लॉट है उसको जो क्रैंकशाफ्ट के अंदर हमने पिन लगाई थी उसके साथ अलाइन करना है और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस दे रखी है तो ये अलाइन भी काफ़ी इजीली हो जाएगा। बेसिकली आपको इसको यहाँ पर ड्रॉप करना है कुछ इस तरीके से और उसके बाद इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें और ये अपनी जो पोजीशन है वहाँ पर अलाइन हो चुका है। और इसका जो फंक्शन है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, यानी उसको चेक करने के लिए आप इसको थोड़ा सा पुश करके देख लें। तो जैसे कि हम इसको पुश कर रहे हैं तो इसका जो मूवमेंट है वो स्प्रिंग का जो मूवमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग है। दैट मीन्स कि इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो प्रॉपर हो गई है। उसके बाद 2 लोकेटिंग डाउल्स हैं उनको लगाएंगे